बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर मथुरा से आपके सामने रखेंगे। मथुरा में गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की मौत के बाद गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर जमकर बवाल किया। गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की गाड़ी से कुचलकर मौत की खबर है। गौरक्षक इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने इसे हादसा करार दिया है। पुलिस का कहना है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की मौत हो गई है। फरसा वाले बाबा बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। 3 गौ तस्करों पर हत्या का आरोप भी इसका लगा है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद से सैकड़ों की संख्या में दिल्ली आगरा हाईवे पर गौ रक्षक पहुंचे। मामला थाना कोसी कला क्षेत्र के गांव नवीपुर के पास का बताया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पुलिस का कहना है कि यह हादसा है, दूसरी तरफ गौरक्षक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। प्लानिंग के तहत हत्या की गई है गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की, और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर अब देखिए जगह जगह पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। फरसा वाले बाबा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इनकी मौत के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ? वो एकदम पत्थर आए, बीच में लग गया पत्थर। कहाँ पे आए थे आप लोग? ड्यूटी में आए थे वहाँ बाबा जी की उसमें। तो क्या हुआ यहाँ पर? एकदम उधर से पत्थर आने लगे, जब तक हम लोग समझते तब तक तो ज्यादा तोड़ फोड़ कर दी उन लोगों ने। आप लोगों को कितने पत्थर लगे? 2 बहुत ज्यादा लगे। कितने लोग घायल होंगे लगभग? काफी लोग, कोई गिनती नहीं। मथुरा में फरसा वाले बाबा, जो कि गौरक्षक के रूप में पहचाने जाते थे, उनकी हत्या की खबर उड़ने के साथ ही काफी बवाल देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर हाईवे पर आप देख सकते हैं कि शव रखकर जाम लगा दिया था, और शव रखकर जाम लगाने के साथ कई घंटों तक जब हाईवे जाम रहा तो उसके बाद काफी लोगों की फोर्स यहाँ पर पहुंची, और फोर्स पहुंचने के बाद ही यहाँ पर जो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा अपनी शर्तें रखी गई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और पुलिस को लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, वैसे ही जो लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाईवे जो है पूरा पथराव और पत्थरों से भरा हुआ है। स्थिति बेकाबू होते हुए पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने कंट्रोल किया है, क्योंकि राष्ट्रपति का आगमन भी जनपद में था, इसलिए लिहाजा काफी संख्या में फोर्स गोवर्धन में लगी हुई थी, लेकिन आसपास के इलाकों से फोर्स पहुंची है। फिलहाल हाईवे को खुलवा दिया गया है और वाहन चल रहे हैं। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है, कई इलाकों की फोर्स यहाँ पर तैनात है, और पुलिस के आला अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और वहीं ईद के खास मौके पर दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां नमाजियों ने दिल्ली पुलिस और RAF को गुलाब के फूल बांटे हैं। पहले ईद के मौके पर जामा मस्जिद से दुआ मांगी गई, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई, तो वहीं नमाज खत्म होने के बाद नमाजियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को फूल गिफ्ट किए। नमाजियों ने बताया कि उन्होंने देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। की जामा मस्जिद भी खूब सजी और यहाँ पर नमाजियों ने आज सुबह नमाज पढ़ी है। इसको लेकर सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा कर्मी थे। साथ ही जितने भी नमाजी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, अब नमाज पढ़ के लोग बाहर निकल रहे जामा मस्जिद से, और इसको लेकर क्योंकि अलर्ट भी था, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें थी वो यहाँ पर दिखाई दे सकती है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, महिला जवानों को भी फूल दिए गए नमाजियों के द्वारा, और नमाज पढ़कर लोग बाहर निकले हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि हर साल की तरह खुशनुमा माहौल में ये नमाज पढ़ी गई, और यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी जो जामा मस्जिद का मुख्य गेट है 1 नंबर, यहाँ से नमाजी बाहर निकल रहे हैं, और सुबह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। सबसे अहम चीज़ ये कि हाँ, आप यहाँ पर आए हैं, नमाज पढ़ लिया आप लोगों ने? कैमरा देखो। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा आगे में लग के, और मैं सबसे पहले आप सबको ईद की मुबारकबाद दूंगा। और साथ में दिल्ली पुलिस का जो योगदान रहा वो बहुत बढ़िया रहा, और देखिए आप खुद देख लिए सराउंडिंग में कि दिल्ली पुलिस ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया। ऐसे अरेंजमेंट अगर होते रहे तो दोनों तरफ के जो आतंकवादी कह लिए उनको बहुत बड़ा झटका मिलता है ऐसे अरेंजमेंट से। आज खुशनुमा माहौल में नमाज पढ़ी गई है, क्या दुआएं करी आपने? नहीं, दुआएं तो यही है कि हमारे मुल्क में शांति बनी रहे और हम सब में भाईचारा बना रहे,
और ये सबकी कोशिश होती है। हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची भी है, क्या नाम है आपका? अनम। क्या आपने नमाज आज पढ़ी है? आप होके आ गए? यस। ओके। और अच्छा, एक और छोटे भी है हमारे साथ, वेरी गुड। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये देखिए फूल दिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। हमने दिल्ली पुलिस और उनका प्रशासन का शुक्रिया करने का ये तरीका निकाला है कि हमने यहाँ मौजूद जितने भी लोग ड्यूटी पर आए उनका शुक्रिया अदा किया, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर हमारा कोई तरीका था नहीं। और इस बार हमने और वहीं दिल्ली से लेकर बिहार तक ईद उल फितर की धूम देखने को मिली। पटना, कैमूर, नालंदा, गोपालगंज, सासाराम और पूर्णिया समेत कई जिलों में मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। देश भर के साथ ही बिहार में भी ये पर्व सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्टिव दिखाई दिया और लोगों से अपील की गई कि वो शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार को मनाएं। देखिए, पटना, दिल्ली, कैमूर, पटना के अलावा आप जो पूर्णिया की तस्वीर देख रहे हैं, शेरशाह सूरी मकबरा की तस्वीर और गोपालगंज, नालंदा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर जगहों पर मस्जिद में पहुंचकर सबसे पहले नमाज अदा की गई, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। तो आज धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर पटना के गांधी मैदान में लोगों ने नमाज अदा की है। ईद की नमाज को लेकर मस्जिदों, ईदगाहों में खास व्यवस्था दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे। वहां पर नमाजियों से उन्होंने मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही वहां लोगों के साथ बैठकर सेवैया भी खाई। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे थे। अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुज़व्विया पहुंचे, जहां उन्होंने मजार पर बिहार में अमन और शांति की दुआ मांगते हुए चादर चढ़ाई, लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। लोगों के साथ बैठकर सेवैया भी नीतीश कुमार ने खाई। नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री अशोक चौधरी, विधायक श्याम रजक सहित कई नेता पहुंचे थे। तो निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने के बाद एक्टिव हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठकर रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। आज निशांत कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने ईद की नमाज में शामिल होकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। निशांत कुमार की इस तरीके से सक्रियता को देखकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सधे हुए अंदाज में बयान दिया है। सुनवाते हैं आपको। होने के बाद निशांत लगातार एक्टिव है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, जिस दिन निशांत शामिल हुए उसके बाद से लगातार वो कभी बैठक कर रहे हैं, कभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज ईद में नमाज में देखे गांधी मैदान में, ये क्या संकेत दे रहे हैं? माननीय विधानमंडल के सदस्यों की बैठक में जो ही माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने इस बात की सूचना दी कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे, करतल ध्वनि से विधायकों ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया और ऐसी स्थिति में निशांत कुमार जी लगातार विभिन्न प्रकोष्ठ के लोगों से, विधायक से, नेताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है निशांत कुमार की सक्रियता इस बात का द्योतक है कि जिस मां ने संस्कार दिया, जिस पिता के काम से गौरव है, उसकी गौरव गाथा लिखने के लिए सक्षम व्यक्ति कोई अगर है तो वो निशांत कुमार जी हैं। नीरज जी, आप नीतीश जी के राजनीति की जब शुरुआत हो रही तो उस वक्त भी आप उनके साथ थे और आज निशांत कुमार की भी शुरुआत हो रही है। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। निशांत का भविष्य क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राह पे चलना उनके लिए बहुत आसान होगा? भाई, रोड मैप जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है और जो स्वभाव है, शालीनता है, सहजता है, ईमानदारी है। और इधर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी निशांत कुमार की तारीफ की है। अशोक चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से निशांत कुमार भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ये बिहार के लिए अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किए हैं और प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में विकास हो, इसके ऊपर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है।
निशांत जी पार्टी में आते ही पूरी जिम्मेदारी, लगता है कि पिता के नक्शे कदम पर पूरी जिम्मेदारियों के साथ पूरे सब चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर ही चलें। ये तो अच्छी बात है ना कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। और वहीं निशांत कुमार ने जिस तरीके से आज गांधी मैदान में पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है, ईद की नमाज में वो शामिल हुए, उसको लेकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी उनकी तारीफ की है। एक जुआ है, जुआ के रूप में उनका कार्य अभी राजनीतिक दृष्टि से शुरू हुआ है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और बिहार को विकसित करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा उनकी भूमिका रहेगी। युवाओं को जोड़ करके बिहार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छी बात है, निशांत कुमार भी आए हैं। ईद तो भाईचारे का त्यौहार है और उसमें सब लोग मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। और वहीं 27 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन भी कर दिया है। नीतीश कुमार अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई है, तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? लल्लन सिंह ने बंगाल चुनाव और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। बनाया हुआ नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोच्च, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? सर ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम जीत के आए तो एससी को 50% महीना देंगे। अरे ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, ऐसे ही तेजस्वी जी बोलते थे पहले चुनाव के पहले। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में सीएम की कुर्सी खाली है और ऐसे में अटकलें हैं कि बिहार में अब बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन कौन होगा इसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। और ऐसे में जब बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से पूछा गया तो उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है और कहा कि बिहार का अगला सीएम एनडीए का होगा, बिहार के विकास की रफ्तार वैसे ही जारी रहेगी। वह व्यक्ति चाहे बीजेपी से हो चाहे किसी एती से बनेगा, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार में जो विकास हमारा रफ्तार पकड़ा है उस रफ्तार को और रफ्तार देने का काम करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब दिल्ली के माने केंद्रीय राजनीति में पहले से भी रहे, फिर जब पधार रहे हैं तो उनके माध्यम से देश का भी कल्याण होगा और बिहार भी विकसित बिहार बनेगा, उसमें अग्रसर होगा। मैं शुभकामना करता हूं कि जब भी हमारा मुख्यमंत्री वहां के नए मुख्यमंत्री ओथ ले तो बिहार के विकास को और रफ्तार देने का काम करें। और अगली खबर कटिहार से आपके सामने रख रहे हैं। गैस संकट और अफवाहों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 24/7 कंट्रोल रूम तैयार कर लिया है। गैस की कालाबाजारी और डिलीवरी में देरी की शिकायतों के समाधान के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और ये हेल्पलाइन नंबर आपको बता दें कि 06452239025 239026 हैं। ये 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और अब तक करीब 100 कॉल इस पर प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश समस्याओं का समाधान भी हो चुका है। जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील हुई है। गैस के क्राइसिस को लेकर चर्चा और कई अफवाह को लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। 24 घंटा ये कंट्रोल रूम कार्यरत है और इसका नंबर 239025 और 239026, इसके साथ आप कटिहार के कोड जो है 06452 के साथ इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। आपको अगर गैस से जुड़ा कोई भी कंप्लेन है इस पे दर्ज करवा सकते हैं, आपकी समस्या का निदान होगा। लगभग 100 ये हम लोग का कंट्रोल रूम 24 आवर्स काम कर रहा है, 7 दिन 24 आवर्स काम कर रहा है। अब तक कितना कंप्लेन आया है, किस तरह अभी तक लगभग 100 कंप्लेन आए हुए हैं, जिसमें से 90 से ऊपर हम लोगों ने उसका त्वरित गति से निष्पादन कर सकता है। किस तरह का कंप्लेन आ रहा है आमतौर पर सर? तकनीकी टाइप के हैं, ज़्यादातर है कि नंबर लगने में दिक्कत हो रही है, दूसरा है कि नंबर लगने के बाद डिले हो रहा है डिलीवरी में, इस तरह के मैक्सिमम कुछ KYC का है, इस तरह के मामले हैं जिसका हम लोग चर्चा और कई अफवाह भी है। अगर आप भी इस तरह के किसी समस्या से ग्रसित है, उससे जिला प्रशासन के जो अधिकारी तैनात है उनको अवगत करवा सकते हैं, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन भरोसा दे रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और वहीं पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में लाखों की चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। वीडियो में चोर दिन दहाड़े घर से टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य सामान ले जाते हुए दिखे हैं। पीड़ित के अनुसार आरोपी रिश्तेदार बनकर पहुंचे, ताला तोड़ा गया, वारदात को अंजाम दिया गया। जाते वक्त नया ताला लगाकर वो फरार हो गए। मामले में मुस्तकीम उर्फ कल्लू पर शक है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है और गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी है। और बात करते हैं सिवान की, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी के निर्देश पर महाराजगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए करीब 3000 लीटर अर्धनिर्मित शराब मौके पर नष्ट हुई है। पटेढ़ा कोटवा टोला में चल रही भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस टीम को देखते ही कारोबारी वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं मुजफ्फरपुर से। ये बड़ी खबर, जब्त शराब पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। करीब 1 करोड़ की शराब नष्ट कर दी गई है। जब्त 8500 लीटर स्प्रिट और शराब नष्ट करने का काम हुआ है। 39 मामलों में उत्पाद विभाग ने ये जब्ती की थी। कैमरे की निगरानी में कार्रवाई की गई। डीएसपी, एसपी कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद रहे। डीएम के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार मद्य निषेध थाना मुजफ्फरपुर में लगभग 39 कांडों में जब्त देसी शराब, विदेशी शराब, बियर, कप सिरप और स्प्रिट की लगभग मात्रा इसकी 8500 लीटर के करीब है, जिसको कि आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार उपस्थित दंडाधिकारी महोदय के समक्ष मद्य निषेध थाना परिसर खाता चौक में इसका विनिष्टीकरण किया जा रहा है। और वहीं मोतिहारी में भी उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मोतिहारी के पिपरा थाना परिसर में जब्त कर रखी गई 3000 लीटर से ज्यादा देसी, 2500 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब नष्ट करने का काम हुआ। और इतना ही नहीं, पुलिस ने दियारा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर देसी शराब की भट्टियों को और छिपाकर बनाई जा रही शराब को भी नष्ट किया। और कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हो चुका है। कोढ़ा गेड़ा बाड़ी में 200 रुपए प्रति किलो गैस बेचने, अवैध रिफिलिंग के मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने जांच की है, जिसमें आरोप सही पाए गए। और इसके बाद कोढ़ा थाना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गैस किल्लत के बीच कालाबाजारी के अब तक 3 मामले सामने भी आ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। खबर जो मिलती है कि जो कोई दुकान वाला है वो इकट्ठा करके रख रहा है या रीफिलिंग करके औने पौने दामों पर बेच रहा है, और ऐसी दुकान पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। जो कोढ़ा का कल एक मामला प्रकाश में आया था, उसमें गड़बड़ी पाई गई, उसके ऊपर भी एफआईआर हो गई। एक मैसेज कार्रवाई इस प्रकार कोई अगर पता चलता है कि लोग भ्रामक ऐसा कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही लगातार। यहाँ पर भी एफआईआर कहीं ऐसी शिकायत आती है किसी एजेंसी के द्वारा या किसी पब्लिक द्वारा कि वहाँ पे होर्डिंग की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, इसके तहत हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर रहे हैं। पूर्व में 2 एफआईआर सहायक थाना में एजेंसी के विरुद्ध दर्ज किया गया है और हाल फिलहाल में ही आज ही एक कोढ़ा थाना में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, जिसके तहत की सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे होर्डिंग किया जा रहा है और एक्सॉर्बिएंट रेट पे जो है रिफिलिंग करके लोगों को बेचा जा रहा है। और चलिए बात मौसम की करते हैं। बिहार में मौसम ने अचानक से करवट लेकर लोगों को चौंका दिया। पटना, अररिया, बगहा, किशनगंज और गयाजी में तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें हालात की गंभीरता को बयां कर रही हैं। मौसम विभाग के साथ ही न्यूज 18 ने भी लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। और गयाजी से बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर ठनका की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई है। डुमरिया और वजीरगंज में ये दोनों मौतें हुई हैं। खेत में काम करने के दौरान ठनका गिरा, जिसकी चपेट में किसान आ गए और जान चली गई है। 2 किसानों की मौत की खबर है। डुमरिया और वजीरगंज में यह हादसा हुआ। और अगली बड़ी खबर अररिया से आपके सामने रख रहे हैं। आंधी पानी की वजह से घर गिर गया। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दुकान का शीशा गिरने से 3 लोग जख्मी हुए। पलासी में बीएसएनएल टावर गिरा, 1 घायल होने की खबर है। बता दें आपको कि रात में तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है। फारबिसगंज के कोठी हाट में फूस का घर गिरने से 3 साल के शिवम की मौत हो गई।
दरभंगिया टोला में 3 बच्चे घायल हो गए, जबकि चांदनी चौक पर दुकान का शीशा गिरने से 3 लोग जख्मी हो गए। पलासी में बीएसएनएल टावर गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घायल हुए हैं, एक ब्रॉड डेड है। ब्रॉड डेड का उम्र 3 साल, नाम शिवम, पिता का नाम संजय राय, कोटीहाट वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं, और 3 घायल है वो दरभंगिया टोला वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं, उसमें एक की हालत गंभीर है। आज फारबिसगंज अनुमंडल अंतर्गत जो तेज बारिश आंधी तूफान आया है, इसमें 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक बच्ची की दुखद डेथ भी हो गई है। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। 3 बच्चे हैं जो थोड़े सामान्य से घायल हुए थे, उनको हम लोगों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा है, आपदा के जो भी प्रावधान सारे लोगों को दिए जा रहे हैं। सरकार, हम काम से घर में आए, अचानक आंधी आया, तूफान आया, दोनों घर गिर गया। मेरा बच्चा मेरा दब गया, वो बेटी भी हुआ, उसको बच्चा कोई ले गया, बचा के कोई प्रेग्नेंट है। काम से करके आए थे, आंधी आया, तूफान आया, अचानक वो दब गया, परिवार में दब गया। और वहीं बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी थाना क्षेत्र की रैली पंचायत में आसमानी बिजली ने कहर बरपा दिया है। ताड़ के पेड़ को आग का गोला बना दिया। तेज चमक के साथ ही गिरी बिजली से पेड़ धू-धू कर जलने लगा और देखते ही देखते पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। आग की लपटों को देखकर आसपास के झोपड़ी में रहने वाले लोग डरकर घर छोड़कर बाहर निकले। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन घटना से इलाके में दहशत है। देखिए, बिहार में मौसम बदला हुआ है। बगहा में मौसम ने अचानक करवट ले ली। जंगल और पहाड़ों से घिरे दोन क्षेत्र में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। जिले के अन्य हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हुआ, लेकिन ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है। तेज हवा और बारिश की वजह से आम के मंजर को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे कि किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। और पिछले दिनों से पूरे बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले दिनों जहां कई इलाकों में आंधी के साथ ही बारिश हुई, आंधी के कारण पेड़ गिरने से नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने 25 जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 4 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। और वहीं किशनगंज के ठाकुरगंज, दिघल बैंक, गलगलिया सहित कई इलाकों में देर रात ओला बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के आम, लीची, मक्का और केले की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई है। और चलिए